हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अभय और विनय एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि सामने खड़ी किसकी भाभी बनेगी और स्नेहा दोनों को देखकर हंस रही थी। अभय हंसते हुए बोला, तू बस सपना देख, मैं चला उसे बात करने। इतना बोलकर अभय उस लड़की की ओर बढ़ गया। विनय भी अभय के पीछे भागते हुए बोला, ऐसे कैसे? रुक, मैं बात करूंगा पहले। दोनों ऐसे ही मजाक करते हुए उस ओर बढ़ गए। वह लड़की वहां मौजूद अपने पुराने दोस्तों से बात कर रही थी। तभी अभय बोला, एक्सक्यूज मी। उसने पीछे घूमकर अभय को देखा। डेनिम जीन्स और वाइट शर्ट में अभय किसी जेंटलमैन की तरह लग रहा था। वह लड़की और कोई नहीं, वीर की बहन सरला थी। उसने अभय को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, जी बोलिए। अभय कुछ बोल पाता उसे पहले ही विनय बोला, हेलो, मेरा नाम विनय है। मैंने आपकी रेसिंग देखी है और आप बहुत ही अच्छा करती है। क्या आपका नंबर मिल सकता है? विनय ने सारी बात एक ही सांस में बोल दी और सरला अजीब नजरों से विनय को देखने लगी और फीकी हंसी के साथ बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर आपको नंबर क्यों चाहिए? विनय जल्दी से बोला, वो आप बहुत सुंदर है और मुझे आप पहली ही नज़र में पसंद आ गई। अभय मन ही मन विनय की इस बेवकूफ़ी भरी बातों पर उसे बहुत ही हंसी आ रही थी और मन ही मन बोला, इसने तो खुद ही मेरा रास्ता क्लियर कर दिया। सरला विनय से कठोर लहजे में बोली, पर आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। विनय फिर भी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, बात करेगी तो मैं पसंद आ ही जाऊंगा। सरला अपना हाथ बांध विनय को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, अच्छा, मुझे तो आप में कुछ पसंद करने लायक कुछ लगा नहीं। विनय का चेहरा लटक सा गया, लेकिन फिर भी वह आखिरी कोशिश करते हुए बोला, क्या पता आप मुझसे बात करो तो आपको कुछ पसंद आ ही जाए। सरला कोई जवाब दे पाती उसे पहले ही अभय बोला, आप इसको इग्नोर करो, ये तो लड़की देखकर नंबर मांगने आ जाता है। विनय अभय को घूर कर देखने लगा। अभय आगे बोला, क्यों ना एक रेस हो जाए मेरे साथ? सरला सोचते हुए बोली, हाँ ठीक है। अभय खुश होते हुए बोला, ये हुई ना बात लेकिन। सरला कंफ्यूजन से बोली, लेकिन क्या? अभय बोला, अगर मैं जीता तो आपको डिनर की ट्रीट देनी पड़ेगी। सरला घूरते हुए बोली, अगर हार गए तो? अभय स्वैग से बोला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं हार गया तो मैं आपको डिनर की ट्रीट दूंगा। सरला ने हाँ कर दिया। तभी विनय बोला, मैं भी इस रेस में पार्टिसिपेट करूंगा, शर्माते हुए। अगर मैं जीत गया तो आपको अपना नंबर देना होगा। सरला विनय को इग्नोर करके रेस ट्रैक की ओर बढ़ गई। अभय विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखा तेरे भाई का टैलेंट, अब तू भाभी बोलने की तैयारी शुरू कर दे। विनय ने गुस्से से अभय का हाथ हटा दिया और वहां से चला गया। अभय सिटी बजाते हुए रेसिंग ट्रैक की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर प्रिया तैयार होकर बाहर जाने लगी। तभी लिविंग एरिया में आते हुए दादी की नज़र प्रिया पर चली गई और वो बोली, ए छोरी, रुक। प्रिया की मुट्ठी गुस्से से कस गई और फिर भी वो फेक मुस्कुराते हुए पीछे घूमी। प्रिया बोली, जी दादी। भवानी दादी बोली, इतनी रात को कहाँ जा रही है? प्रिया जवाब देते हुए बोली, दादी मैंने बताया तो था ना, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है तो उसे मिलने जा रही हूँ। भवानी दादी भौहें उचकाते हुए बोला, इतनी रात को मिलने? सुबह चली जाती।
प्रिया जवाब देते हुए बोली, दादी सुबह तो उसके पास नस वगैरह होती है, लेकिन रात को कोई नहीं होता, इसलिए मैं उसके पास ही रुकूंगी। दादी बोली, तेरी ये दोस्त के घर वाले कहाँ है? प्रिया बोली, दादी वो अनाथ है। दादी बोली, ठीक है, पर तेरा ये दोस्त लड़का है या लड़की? प्रिया हिचकिचाते हुए जवाब देते हुए बोली, जी लड़का। दादी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। तेरे में अक्ल भी है या नहीं? तू मेरे पोते से शादी करने वाली है और रात को किसी और लड़के के पास रुकेगी। राम 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 बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। प्रिया धीरे से बोली, दादी आपके पोते से ऑलरेडी मैंने परमिशन ले ली है। दादी गुस्से से बोली, प्रतीक 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 जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन दादी की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो जल्दी से आया और बोला, क्या हुआ दादी? दादी बोली, इस छोरी को तूने हॉस्पिटल में रुकने की परमिशन दी थी? प्रतीक ने हाँ में सर हिला दिया। दादी गुस्से से बोली, तेरे में अक्ल नहीं है क्या? तू अपनी होने वाले पत्नी को किसी लड़के के साथ रुकने की परमिशन कैसे दे सकता है? प्रतीक अपनी दादी को समझाते हुए बोला, दादी वो बीमार है। दोस्ती में लड़का और लड़की नहीं देखते हैं। प्रिया बस उसकी हेल्प के लिए जा रही है। दादी गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है जाने की। छोरा तू उसके लिए पर्सनल केयर के लिए कोई हाया कर दे। मैं नहीं चाहती मेरे घर की होने वाली बहू आधी रात को बाहर रहे। प्रतीक ने आहें भरी और हाँ में सर हिला दिया। दादी बोली, छोरी जाकर रात के खाने की तैयारी कर। इतना बोलकर दादी वहां से चली गई तो वही प्रतीक प्रिया से बात करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि प्रिया गुस्से से प्रतीक के पैर पर जोर से पैर रखकर वहां से चली गई। प्रतीक करा उठा। प्रतीक मन ही मन बोला, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सभी मुझे पागल कर देंगे। प्रतीक प्रिया को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे किचन में आया। प्रतीक पीछे से प्रिया को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, जान, इतना सारा गुस्सा? प्रिया प्रतीक की बाहों से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो प्रतीक, अभी किसी ने देख लिया तो मुझे ही सुनने को मिलेगा। प्रतीक प्रिया को छोड़ देता है। प्रिया गुस्से से सब्जी काटने लगती है। प्रतीक प्यार से बोला, प्रिया, मैं किसी केयरटेकर को वहां भेज देता हूँ, तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम और बेड नंबर बता दो। प्रिया प्रतीक की बात सुनकर हैरान हो गई और हड़बड़ा गई, क्योंकि हॉस्पिटल में तो उसका कोई रिलेटिव ही नहीं है। प्रिया को कहीं खोया देख वो बोला, प्रिया क्या हुआ, कौन सा हॉस्पिटल है? आखिर प्रिया क्या जवाब देगी? क्या प्रतीक के सामने सच आएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में। प्रिया हड़बड़ाते हुए बोली, प्रतीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रतीक बोला, पर प्रिया तुम्हारे दोस्त की तबीयत खराब है, अगर तुम नहीं जा सकती तो क्या हुआ, हम उसके लिए किसी केयरटेकर को रख देते हैं। प्रिया प्यार से बोली, प्रतीक इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी एक दोस्त को मैसेज कर दिया है, वह चली जाएगी। प्रतीक को प्रिया की बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने प्रिया से ज्यादा कुछ नहीं कहा। प्रतीक प्रिया को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, मैं 2 दिन के लिए लंदन चला जाऊंगा, तो उसे पहले एक प्यारा सा किस तो दे दो। प्रिया प्रतीक को घूरते हुए भवानी दादी की नकल करते हुए बोली, छोरा, शादी से पहले कुछ नहीं। प्रतीक और प्रिया दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और हंसने लगे। प्रिया प्रतीक के सीने पर सर रखते हुए बोली, प्रतीक, मैं भी चलती हूँ ना साथ में, यहाँ तुम्हारे बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा।
तभी शारदा अंदर आते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे मन नहीं लगेगा, यहाँ हम सब हैं। प्रतीक और प्रिया को दूर कर खुद बीच में खड़े होते हुए, वैसे भी अभी तुम्हें हमारे परिवार के बहुत से नियम और कानून सीखने की जरूरत है। प्रतीक बोला, माँ एक बात बताओ। शारदा प्यार से बोली, हाँ बेटा बोलो। प्रतीक बोला, आपको आगे चलकर पोता पोती चाहिए या नहीं? शारदा जल्दी से बोली, हाँ चाहिए, और वो भी 4, 2 पोता और 2 पोती। प्रतीक बोला, ठीक है, पर आप ऐसे ही नियम और कानून लाती रही तो फिर मुझे लगता नहीं है आपको जल्दी से मिलेंगे। कम से कम 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। शारदा अपने बेटे का कान खींचते हुए बोली, तेरी स्पीड से तो लगता है मुझे तू तेरी शादी से पहले दादी जरूर बना देगा। प्रतीक अपने कान छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, आह माँ, छोड़िए, दर्द हो रहा है। शारदा कान छोड़ते हुए बोली, अभी तो हल्का ही खींचा है और अब अगर तू इसे चिपका मिला तो तेरी झाड़ू से पिटाई करूंगी। प्रतीक किचन से बाहर जाते हुए बोला, सिर्फ चिपकने से बच्चे नहीं होते, उसके लिए मेहनत लगती है। शारदा बेलन प्रतीक की ओर मारते हुए बोली, नालायक, बिगड़ गया है। प्रतीक बेलन से बचकर वहां से भाग गया। प्रिया भी मुस्कुराने लगी थी। शारदा प्रिया को घूरते हुए बोली, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, तूने ही उसे बिगड़ा है, वरना मेरा बेटा तो बहुत सीधा था। प्रिया मन ही मन बोली, हाँ आपका बेटा इतना सीधा है कि मेरे रातों की दिन हराम कर रखी है। रात का समय प्रतीक के कहने पर प्रिया को अलग कमरा मिल गया था। प्रिया अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी और साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी बालकनी से विदुर अंदर आया। विदुर को देखकर प्रिया गुस्से से बोली, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? विदुर जवाब देते हुए बोला, नहीं देखा किसी ने भी। इतना बोलकर विदुर ने कमर पकड़ प्रिया को अपनी ओर खींच लिया। प्रिया गुस्से से बोली, विदुर ये तुम क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। विदुर जवाब देते हुए बोला, तुम कब से इतना डरने लग गई? प्रिया बेबाकी से जवाब देते हुए बोली, जब से प्रतीक से प्यार हुआ है तब से। विदुर ने गुस्से से प्रिया की गर्दन पर काटते हुए बोला, तब तो तुम उसे धोखा दे रही हो। प्रिया बाइट वाली जगह को सहलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन उसके आसपास वाली चुड़ैलों से बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुमने नित्या का कुछ किया कि नहीं? कल वो प्रतीक के साथ लंदन जाएगी। विदुर प्रिया की बात को अनसुना कर उसके गर्दन पर अपनी नाक से सहलाने लगा और साथ साथ में वह किस भी करने लगा। प्रिया फिर से बोली, विदुर, तुमने कुछ किया कि नहीं? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे कह दो, मैं ही उसका कुछ करती हूँ फिर। इतना कहकर प्रिया ने धक्का देकर विदुर को खुद से दूर कर दिया। विदुर इरिटेट होकर बोला, हाँ तुम्हारा काम कर दिया, मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए हैं। प्रिया सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम्हारा प्लेन क्या है? विदुर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम बस देखती जाओ और एंजॉय करो। तुम्हें याद है ना 11th क्लास में जिस लड़की ने तुम्हारा मजाक बनाया था उसके साथ मैंने क्या किया? प्रिया बोली, हाँ। विदुर आगे बोला, हाँ तो बस उसके साथ जो किया उसे भी बुरा उस नित्या के साथ होगा, तुम बस देखती जाओ। विदुर की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। विदुर प्रिया के चेहरे की ओर बढ़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा।
नित्या का सुनकर प्रिया इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, उसे प्रतीक दादी और बाकी परिवार के बारे में भूलकर वह भी विदुर का साथ देने लगी और धीरे धीरे विदुर के शर्ट के बटन खोलने लगी। प्रिया ने विदुर का शर्ट खोल उसे नीचे फर्श पर फेंक दिया। दोनों ही एक दूसरे में खोए एक दूसरे को किस करते हुए बेड की ओर बढ़ने लगे। प्रिया ने बेड के पास पहुंचकर विदुर को बेड पर धक्का दिया और बड़े ही सिडेक्टिव अंदाज में नाइटी खोलने लगी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बड़ी चाहत के साथ देख रहे थे। प्रिया ने नाइटी वही जमीन पर फेंक दी और विदुर के पेट पर बैठ गई। विदुर के सीने पर किस करते हुए उसे हल्का हल्का बाइट भी करने लगी। प्रिया का ये अंदाज देखकर विदुर को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था और साथ ही उसे एक्साइट भी कर रहा था। दोनों की बढ़ती सांसें कमरे में गूंज रही थी और माहौल प्यार से भर गया था। दूसरी ओर ओल्ड शेखावत विला में डिनर के बाद निर्मला, दादाजी और विक्रम लिविंग एरिया के सोफे पर बैठे हुए थे। निर्मला बात की शुरुआत करते हुए बोली, पापा जी, आप वीर और नित्या को कुछ दिन यहाँ रुकने को क्यों नहीं कहते? दादाजी बोले, बहू, तुम्हें तो पता है वीर को यहाँ रुकना पसंद नहीं और हम उसे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहते। निर्मला बोली, पापा जी, आपने सही कहा, उसे यहाँ रहना पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं वह लड़की हमारे बेटे का अच्छे से ध्यान रख रही होगी या नहीं। विक्रम अपनी पत्नी को डांटते हुए बोले, क्या तुम उसका नाम नहीं जानती? तुम्हारा बेटा अब कोई बच्चा नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकता है। दादाजी भी सहमत होते हुए बोले, सही कहा विक्रम ने, अभी उनकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा उन्हें एक दूसरे को समझने में भी समय लगेगा। हम सभी का ज्यादा इंटरफेयर करना सही बात नहीं। निर्मला बोली, पर पापा, कहीं उसने हमारे वीर को हमसे दूर कर लिया तो? मिसेस शर्मा कल बता रही थी उनके बेटा और बहू उनसे अलग कोलकाता में रहते थे। शुरुआत में वह महीने में एक बार मिलने आ जाते, लेकिन अब वह ना तो मिलने आते हैं और ना ही कॉल पर बात करते हैं। विक्रम अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, तुम क्यों दूसरों की बातों में आ रही हो? क्या तुम जानती नहीं वह खुद कैसी है? निर्मला, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और एक आखिरी बार और बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत कर देना जिससे हमारा बेटा हमसे और दूर हो जाए। इतना बोलकर बिना निर्मला के आगे की बात सुने विक्रम वहां से उठकर चले गए। निर्मला दादाजी की ओर देखते हुए बोली, पापा आप तो समझे आखिर मेरी बात को। दादाजी बोले, बहू, वो शोभा की पोती है और मुझे शोभा की परवरिश पर पूरा भरोसा है। नित्या कभी भी वीर को हमसे दूर नहीं करेगी, तुम भी मेरे लिए फैसले पर भरोसा रखो, नित्या ही वीर के लिए सही है। दादाजी भी इतना कहकर वहां से चले गए। निर्मला खुद से बात करते हुए बोली, दादाजी, आपकी चॉइस पर भरोसा है, लेकिन रात के 3 बजे भवानी दादी की आंख खुली। उन्होंने पानी पीने के लिए जग की ओर देखा तो उसमें पानी नहीं था। वह पानी लेने के लिए उठी और किचन की ओर बढ़ गई। तभी उन्होंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह रुक गई। ध्यान से आवाज सुनने पर उन्हें समझ आया कि यह हल्की सिसकियों की आवाज है। उन्होंने उस ओर देखा तो वहां उनकी बहू शारदा और प्रिया का कमरा था। वो मन ही मन खुद से बात करते हुए बोली, कहीं प्रतीक और प्रिया तो साथ नहीं। ये देखने के लिए आगे बढ़ी, तभी उनके हाथ से फ्लावर पोर्ट गिर गया। कुछ गिरने की आवाज सुनकर जहां प्रतीक स्टडी रूम से बाहर आया, वहीं सिसकियों की आवाज आनी भी बंद हो गई। प्रतीक दादी के पास जाते हुए बोला, दादी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं?
दादी जवाब देते हुए बोली, पानी नहीं था, बस वही लेने आई। पर तू अभी तक सोया नहीं? प्रतीक दादी से जग लेते हुए बोला, हाँ, वो कंपनी का काम कर रहा था। आप जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। दादी ने हाँ में सर हिलाया और वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगली सुबह नित्या वीर के सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी। वीर नित्या का सर सहलाते हुए प्यार से बोला, मिसेस शेखावत, अब उठ भी जाओ। नित्या वीर के सीने में सर को छुपाते हुए बोली, मिस्टर शेखावत, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। वीर प्यार से बोला, बीवी, तुम फ्लाइट के लिए देर हो जाओगी। नित्या आलसाई आवाज में बोली, कौन सी फ्लाइट? वीर बोला, क्या तुम्हें आज बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन नहीं जाना? बिजनेस मीटिंग का सुनकर नित्या एकदम से उठ गई और बोली, ये मैं भूल कैसे सकती हूँ? नित्या बेड से उठकर जाने लगी, तभी वीर ने उसे कमर से पकड़ लिया और नित्या को पलट दिया। नित्या चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर शेखावत, ये आप क्या कर रहे हो? वीर नित्या के होठों पर किस करते हुए बोला, मिसेस शेखावत, मॉर्निंग किस। नित्या मुंह बनाते हुए बोली, क्या रात भर से आपका मन नहीं भरा जो सुबह सुबह भी आपको किस चाहिए? वीर नित्या के गालों को सहलाते हुए बोला, बीवी, मेरा मन तो अभी भी तुम्हें खाने का है। इतना बोलकर वीर नित्या के गर्दन को चूमने लगा। नित्या बोली, बेशर्म है आप, चलिए छोड़िए, मुझे देरी हो जाएगी। वीर बोला, पहले मेरी मॉर्निंग किस दो। नित्या बोली, उसके बाद आप जाने देंगे? वीर बोला, सोचूंगा। नित्या मुंह बनाते हुए बोली, तब मैं नहीं कर रही कोई किस विश। वीर नित्या के फुले हुए गालों को खींचते हुए बोला, तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। नित्या बोली, तो ऐसे प्यारी नहीं लगती आपको? वीर नित्या को परेशान करने के लिए सोचने की एक्टिंग करने लगा। नित्या वीर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वीर ने नित्या पर और भी ज्यादा अपना वजन दे दिया। नित्या बोली, आप कितने भारी हो? वीर मजाकिया अंदाज में बोला, तुम्हें ये रात को पता नहीं चला, हंसते हुए, उस समय तो तुम। नित्या जल्दी से वीर के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, आप कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। वीर नित्या का हाथ हटाते हुए बोला, बीवी, अगर मैं बेशर्म नहीं बनूंगा तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? नित्या के गाल शर्म से लाल हो गए और बोली, आप कितने आगे की सोच रहे हैं। वीर प्यार से शर्माती हुई नित्या को देख रहा था और धीरे से अपने होठों को नित्या के होठों पर रख दिया और उसे प्यार से चूमने लगा। दूसरी ओर निर्मला जल्दी से तैयार होकर वीर के विला की ओर निकल गई। क्या विदुर और प्रिया का सच दादी पकड़ पाएगी? निर्मला की वजह से वीर और नित्या में दूरी आ जाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।